नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई हुई है। ये बेसिकली जो न्यूज़पेपर का टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला पोर्शन होता है, उसमें एक आर्टिकल आया था। ठीक है, और इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो, ये वीडियो देख लेते हो पूरा, तो इसमें कुछ भी आपके लिए नहीं बचेगा जो आपको अलग से पढ़ना पड़े। इसके साथ में ये टॉपिक आपके GS 2 एज वेल एज GS 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 क्वेश्चंस जो PYQs हैं मेंस के, उनको भी मैंने इन्हीं स्लाइड्स के साथ में इंटीग्रेट किया है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उन तीनों क्वेश्चंस के आंसर लिखना भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम बात करें बेसिकली कि ये है क्या, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ आप जैसे कि देख सकते हो, विद साई हब गॉन विल द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम सेटअप स्टेप अप। ये स्टेप अप हो पाएगी क्या? तो बेसिकली जो हमें समझना है वो ये है कि साई हब है क्या। ठीक है, और साई हब क्यों चला गया, और साई हब के चले जाने के बाद में हमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की क्यों आवश्यकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि साई हब है क्या। तो साई हब की अगर हम बात करें, तो इसको फाउंड किया था किसने? अलेक्जेंड्रा एल्बाकियान ने। जैसा कि आप देख सकते हो, यही हैं अलेक्जेंड्रा एल्बाकियान, ये कजाकिस्तान की हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक फ्री ऑनलाइन रेपोजिटरी है जो मिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स और स्कॉलरली आर्टिकल्स को अवेलेबल करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई डॉक्टर है, अब उसको क्या चाहिए, उसको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है अपनी खुद की रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर हम मान लें कि उसको डॉक्टर को 50+ के आसपास रिसर्च पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसको अपनी थीसिस लिखनी है, तब एक रिसर्च पेपर जो होता है, अगर वे जाके किससे, पब्लिशर के द्वारा खरीदेंगे, तो उसकी जो प्राइस पड़ती है 3,000 से लेके 5,000 तक पड़ती है। तो आप सोच सकते हो कि एक डॉक्टर को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा जब वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है, अपनी थीसिस को कंटिन्यू करना चाहता है। यही केस हम ले सकते हैं इंजीनियर्स के साथ में, कि कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और अपनी PG में उसको रिसर्च पेपर लिखना है, अपनी थीसिस लिखनी है, और उसके लिए उसको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ने की ज़रूरत है। तब एक व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो इंडिविजुअली 50+ रिसर्च पेपर जो हैं, जिनमें से हर की कॉस्ट लगभग 3,000 के आसपास है, उनको वो परचेज कर पाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो साई हब है, ये उनके बहुत ज़्यादा काम आता था, क्योंकि साई हब एक फ्री ऑनलाइन रेपोजिटरी है। अब रेपोजिटरी क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिकली स्टोर। ठीक है, स्टोर हाउस या कोश, या इसको हम कह सकते हैं संग्रह स्थान। ठीक है, तो रेपोजिटरी को हम संग्रहालय भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और स्कॉलरली आर्टिकल्स आपको एक जगह पे संग्रहित इकट्ठे हुए मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे रिसर्चर्स, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं जैसे कि भारत में, वो इस पे निर्भर हैं, क्योंकि जो अकेडमिक जर्नल्स हैं उनका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता भी दिया। अब होता क्या है बेसिकली, जब इस तरीके से साई हब जैसी चीज़ें बन जाती हैं, तो इनको कहा जाता है कि ये कर रहे हैं पायरेसी। ठीक है, इनको कई बार रॉबिन हुड ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जो पब्लिशर्स हैं उनको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि उनका जो खर्चा था वो तो चला गया, उनकी कमाई का जरिया चला गया। जब इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, तो पब्लिशर से कौन रिसर्च पेपर को खरीदेगा? तो इसी वजह से उस पायरेसी का विरोध करने के लिए एल्सवियर, विली, स्प्रिंगर ने एक लॉ सूट, यानी कि एक मुकदमा दायर किया भारत में अगेंस्ट द साइहब एंड लिबजन। ये क्या हो जाएगा? इसको हम कह सकते हैं लाइब्रेरी जेनेसिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। और कहा कि ये इलीगल पायरेट साइट्स हैं जिन्होंने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। अब देखो, यहाँ पे कॉपीराइट की जैसी बात आएगी, हम यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी जोड़ के देख सकते हैं। आई होप आपको मालूम होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। अगर इस पर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो इन फ्यूचर बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बता सकते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट इससे होगा क्या, जब इन्होंने, पब्लिशर्स ने एक लॉ सूट फाइल कर दिया है, दाखिल कर दिया है, किसके खिलाफ? साई हब के खिलाफ में। तब इनकी जो साइट्स हैं, इसके कारण इनकी एक्सेस अभी अनसर्टेन हो गई है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपने समझ ली कि क्या थी। अब हाई कॉस्ट ऑफ एकेडमिक जर्नल्स हैं, जर्नल्स चार्जेस वेरी हाई सब्सक्रिप्शन फीस। ठीक है, समटाइम्स रनिंग इनटू करोड्स ऑफ रुपीज फॉर यूनिवर्सिटीज। इंडिविजुअल आर्टिकल्स की जो कीमत है वो $30 से $40 होती है, यानी आप देख सकते हो 2,500 से 3,000।
इसके कारण ये स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल हो जाता है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो एक पीएचडी स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि उसको 50 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं और सबके लिए उसको सेपरेटली खर्चा करना संभव नहीं है। अब डिपेंडेंस ऑन साई हब, अब सिंस लीगल एक्सेस कॉस्टली थी तो साई हब एक लाइफलाइन बन के आया स्टूडेंट्स के लिए, इसको रॉबिन हुड ऑफ साइंस भी कहते हैं। एक मेडिकल रिसर्चर इन एम्स को डाउनलोड द लेटेस्ट आर्टिकल ऑन कैंसर ट्रीटमेंट इंस्टेंटली इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर देयर इंस्टीट्यूट्स लाइब्रेरी और पेइंग ह्यूज फीस। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट था। पब्लिशर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि भाई जो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, हम रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, उसकी पीयर रिव्यूइंग होती है, ठीक है, हमें एकेडमिक जर्नल्स को मेंटेन करना होता है और इन सब के लिए हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। उनका कहना यह है कि जो पायरेसी है उसने उनके बिजनेस मॉडल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन है। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि जब पायरेसी होती है तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में वो बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है। देखो, अगर देखें, अगर पायरेसी इस तरीके से होगी तो जो लोग रिसर्च पेपर लिख भी रहे होंगे उनके लिए क्या होगा, बेसिकली उनका जो मोटिव है वो भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है ना। हम बेसिकली कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे इंडियन आइडल है, जब तक इंडियन आइडल नहीं आया था तब तक सिंगर बनना बड़ा मुश्किल काम होता था, है ना। जब सिंगर बनना मुश्किल काम था तो आप देख सकते हो कि जो सॉन्ग्स की क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे इंडियन आइडल आया और जो बाकी के रियलिटी शोज आए जो म्यूजिक से संबंधित हैं, है ना, तो उससे क्या हो गया, गली गली में सिंगर घूमने लग गए और हमें क्या देखने को मिला है, जो क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स है इन द मूवीज़ वो डाउन हुई है। तो इनका भी पक्ष हमें समझना होगा, इनके पक्ष में भी थोड़ा सा वेट तो है, ठीक है, हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते जो पब्लिशर्स अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है, उसकी एक्सेस इस तरीके से होती है, तब उससे आपको क्वालिटी जो है वो भी कई बार डाउनग्रेड होती नज़र आ सकती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंडिया ने क्या कहा है, क्या एक रेस्पॉन्स दिया है। तो हाँ, इंडिया जो है, भारत सरकार जो है वो कहती है कि हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लेके आएंगे, ठीक है। यह हमारी भारत सरकार का प्रपोजल है। इसके तहत क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, आप समझ ही गए होंगे नाम से, वो क्या करेगी, नेगोशिएट करेगी पब्लिशर से और डायरेक्टली उनसे रिसर्च पेपर्स को खरीद लेगी। और हम अपना एक क्या बनाएंगे, रेपोजिटरी बनाएंगे, जिसमें भारत सरकार ने देश के सभी नागरिकों की ओर से उनके बिहाफ पे जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, उनको परचेज कर लिया है एंड दोज विल बी प्रोवाइडेड टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये। गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया, पे किया पब्लिशर्स को डायरेक्टली, वंस पेड ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया वुड गेट फ्री एक्सेस टू रिसर्च पेपर्स, ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या, आपको क्या लगता है इतना आसान काम है? अगर हम देखें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत भारत सरकार इन चीज़ों को खरीद रही है, तो उससे होगा क्या, उसमें जो इशू आएंगे वो भी तो कुछ आएंगे। जैसे कि भारत सरकार जो है सारे तो जर्नल्स नहीं खरीद सकती ना। अभी क्या होता है, अभी तो साई हब जो है बेसिकली एक पायरेट साइट है, वो तो सब कुछ पायरेसी करके ले आती है। लेकिन भारत सरकार एकदम से लेटेस्ट कैसे लेके आएगी? जैसे कोई नया रिसर्च पेपर अभी पब्लिश हुआ, मान लेते हैं कल ही पब्लिश हुआ, तो आपको लगता है भारत सरकार उसको आज के आज ही अवेलेबल करवा देगी? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत जो उसकी साइट होगी उस पर नहीं करवा पाएगी। भारत सरकार क्या करेगी, वो उन रिसर्च पेपर्स को परचेज करेगी और जब उनको वो परचेज करने जाएगी तब सारों को वो नहीं करेगी, वो देखेगी कि किनको हमें करने की ज़रूरत है परचेज और किनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ में ही सब परचेज नहीं होंगे, पहली बात। तो जो दूसरा इशू आएगा वो क्या आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि किनको परचेज करना है? ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। अब मोदी जी बैठ के या फिर जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो थोड़ी ना बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिसर्च पेपर जो है हमें खरीदना है, यह डिसाइड करेंगे ब्यूरोक्रेट्स। और जैसे ही ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है, आप लोग समझ गए होंगे, वहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, वहाँ पे डिलेज शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे इनएफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज जो है उस चीज़ से हम सब परिचित हैं। तो इसके साथ में ही क्या होगा, करप्शन के भी कुछ चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इसके साथ में हम और क्या कहेंगे कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हर कोई जो हमारे देश में है वो रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़ता, तो सारों का टैक्स का पैसा जो है वो रिसर्च पेपर्स को खरीदने में, जर्नल्स को खरीदने में जा रहा है, तो ये बर्डन होगा। इसके साथ में जब सरकार इस तरीके की स्कीम लेके आएगी तो उसको क्या करना होगा, एक बजट में एक हैवी चंक ऑफ अमाउंट जो है उसको एलोकेट करना होगा इन सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो जब सरकार बजट बनाएगी अपना, तो बजटरी एलोकेशन करेगी, तो हम कितने रिसर्च पेपर्स खरीद पाएंगे, ठीक है, या फिर हम कितने जर्नल्स खरीद पाएंगे, वो इस बात पे भी निर्भर करेगा
कि भारत सरकार ने कितना बजट एलोकेट किया है इस काम के लिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ डॉक्टर जो हैं, कुछ इंजीनियर जो हैं, वो एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को मांगें और उनको क्या जवाब मिले कि भाई सॉरी, इस तरीके के रिसर्च पेपर्स को हमने नहीं खरीदा है और हम खरीद भी नहीं पाएंगे बिकॉज वी हैव बजटरी रिस्ट्रेंट्स, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। अब यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक तो हाई नेगोशिएशन कॉस्ट, जो पब्लिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगेंगे इंडिया से, क्योंकि सबको अवेलेबल करवाना है हमको, तो यानी कि क्या हो गया, बर्डन हो गया टैक्स पेयर्स पे। इसके साथ में क्या ये साई हब को कंप्लीटली रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि साई हब इंस्टेंट है। भारत सरकार जितनी भी कोशिश कर ले, इंस्टेंट नहीं कर सकती। साई हब बेसिकली क्या है, पायरेसी है। कल कोई रिसर्च पेपर दुनिया भर में कहीं पे भी रिलीज हुआ, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब भारत सरकार ये काम करने थोड़ी बैठेगी कि कल एक पेपर पब्लिश हुआ है उसको हम खरीद लेते हैं। वो तो देखेगी ना उसकी कितनी यूटिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है और ये बहुत मुश्किल है कि कंप्लीटली साई हब को रिप्लेस कर पाए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये स्कीम आनी ही नहीं चाहिए, यह स्कीम आनी चाहिए। ठीक है, वो हम देखेंगे क्यों आनी चाहिए। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन विल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, नेगोशिएशंस एंड बजट एलोकेशंस, इसी की बात हमने करी थी। फिर हम इक्विटी कंसर्न्स की अगर बात कर लें तो इसमें तो कुछ सेलेक्टेड जर्नल्स ही आएंगे। रिसर्चर्स में स्टिल फेस गैप्स, इसकी भी हम बात कर चुके हैं ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल्स आउटसाइड द एकेडमिक सिस्टम में स्टिल स्ट्रगल, उनको अभी भी संघर्ष करना पड़ सकता है। ठीक है, फिर बात आती है डिबेट मैटर क्यों करता है। देखो, नॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज एक पब्लिक गुड है। आपको समझना होगा कि नॉलेज जो है वो किसी की, एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्ञान पे सबका अधिकार होना चाहिए, इसलिए दैट इज़ अ पब्लिक गुड। ठीक है, वह सार्वजनिक वस्तु है जिसपे सर्वजन यानी हर जन का, हर व्यक्ति का अधिकार है। साइंटिफिक प्रोग्रेस, मेडिकल डिस्कवरीज एंड सोशल रिसर्च शुड बी अवेलेबल टू ऑल। क्योंकि देखो, कोई भी साइंटिफिक प्रोग्रेस यदि होती है, मेडिकल डिस्कवरी होती है, तो लार्ज स्केल पे सबका भला होता है, उससे किसी एक इंडिविजुअल का भला नहीं होता। और ये जो काम हो रहे हैं, इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द ह्यूमन काइंड। ठीक है, और इस नज़रिए से अगर हम देखें तो नॉलेज को बिल्कुल एक पब्लिक गुड होना चाहिए और रिसर्च जो है उसको हर व्यक्ति को अवेलेबल भी होना चाहिए। ठीक है, यदि नॉलेज को आप दीवारों के पीछे बंद कर दोगे तब इनोवेशंस होंगे ही नहीं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्पेशली नीड चीपर एक्सेस टू रिसर्च टू फ्यूल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्यों आवश्यक है। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। तो साई हब का इम्पैक्ट क्या है। साई हब गेव फ्री बट इलीगल एक्सेस, हेल्प्ड पुअर रिसर्चर्स बट हर्ट पब्लिशर्स। सिंपल बात है। पब्लिशर्स का क्या कहना है, उन्होंने हाई प्राइस को डिफेंड किया और क्या कहा कि जो प्राइस पायरेसी है वो क्वालिटी को अंडरमाइन करती है, सस्टेनेबिलिटी को भी प्रभावित करती है। भारत का सॉल्यूशन क्या है, भारत सरकार कहती है हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लेके आएंगे ताकि हम सॉल्व कर सकें इस इशू को बाई क्रिएटिंग अ नेशनल लेवल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अब इसकी सक्सेस किन चीज़ों पे निर्भर करेगी कि भाई कितनी कीमत आती है, कितना महंगा पड़ता है सरकार को इसको खरीदना, कितना उसका कवरेज है, कितने रिसर्च पेपर्स, कितने जर्नल जो हैं हम उनको खरीद पाएंगे और इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। ऐसा ना हो जाए कि यह स्कीम भी उन स्कीमों की तरह बन जाए जो ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स के नीचे दब के रह जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूपीएससी से में जो पीवाईक्यूज हैं मेंस के, उन क्वेश्चंस को हम क्या इस टॉपिक से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो, जीएस पेपर 3 में 2020 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉलेज सोसाइटी, हाउ इज इंडिया बिल्डिंग अ नॉलेज सोसाइटी। अब जब आपको नॉलेज सोसाइटी पे क्वेश्चन लिखना है तो पहली बात तो नॉलेज सोसाइटी होती क्या है, यानी कि एक समाज, ज्ञान का समाज। तो ज्ञान का समाज कैसे होगा, जब साइंटिफिक जर्नल्स, जब रिसर्च, एजुकेशन, इसकी एक्सेस जो होगी वो हर किसी को मिलेगी। ठीक है, तो जब इसकी एक्सेस लोगों को मिलेगी, यानी कि लोगों तक रिसर्च जर्नल्स पहुंच सकेंगे, साइंटिफिक जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, एजुकेशन पहुंचेगी, तब हम कहेंगे कि जो समाज है वो अपनी एक नींव तैयार कर रहा है, किसकी, नॉलेज सोसाइटी की। ठीक है, तो इस काम को बढ़ाने में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2020 का जो मीन्स का क्वेश्चन है उसमें आप इस चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हो। नॉलेज सोसाइटी क्या हो सकता है, उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, उसको मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीएस पेपर 2 में आया था 2018 में,
एग्जामिन द रोल ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स इन फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, कि भाई डिजिटल इनिशिएटिव्स का क्या रोल हो सकता है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। जब हम डिजिटल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो एजुकेशन है उसको एक पब्लिक गुड होना चाहिए, जिसकी जो हमने पिछली स्लाइड में अपने देखा भी था। और डिजिटल इनिशिएटिव वो काम कैसे करेगा, तो उसमें हम कहेंगे जो डिजिटल डिवाइड है उसको भी हमें कम करना होगा, है ना। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए हमें क्या देनी होगी, डिजिटल एक्सेस देनी होगी। और डिजिटल एक्सेस जो है उसमें भी हर व्यक्ति को क्या मिल पाए, रिसर्च पेपर्स मिल पाएँ, मेडिकल जर्नल्स मिल पाएँ, या फिर कोई भी साइंटिफिक जर्नल मिल पाएँ, उसमें वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम बहुत अच्छा काम करेगी। और एक चीज़ जो आपको और समझनी है कि ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, ये हर किसी को जब कोई चीज़ अवेलेबल करवा रही है तो ये डेमोक्रेटाइजेशन कर रही है किसका, नॉलेज का, है ना। कि यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों तक ही ज्ञान जो है वो सीमित रह गया, हर किसी के पास पहुंच पाएगा। सो ये लोकतांत्रिकरण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी के साथ में एजुकेशन एंड पॉलिसी इनिशिएटिव। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और है जो डायरेक्टली इससे रिलेट होता है, वो भी हम देखते हैं। इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी हैज़ बीन अ वैल्यूएबल एसेट इन द फील्ड ऑफ आईपीआर। तो भारत जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बना रहा है, ये एक बहुत ही मूल्यवान एसेट यानी कि संपत्ति है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में। डिस्कस करो सिग्निफिकेंस सच डिजिटल इनिशिएटिव्स इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इस क्वेश्चन में तो बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करी गई है ना। हमें पता है कि भारत में जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो कितनी ज़्यादा रही है। तो होता क्या है भारत में, अगर हम देखें बायोपायरेसी होती है कई बार। जो ट्राइबल्स हैं क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं और उनका को एग्जिस्टेंस होता है किनके, नेचर के साथ में, उसके कारण उनको बहुत सारी जड़ी बूटियों की जानकारी होती है, ठीक है। और जो लोग बाहर से आते हैं उन जड़ी बूटियों की जानकारी उनसे लेते हैं और उनको दूसरे देश में जाके पेटेंट करवा लेते हैं। तो इसी चीज को रोकने के लिए भारत सरकार इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लेके आई थी, कि जो हल्दी की जानकारी हमको है, जो अदरक के कुछ गुण हो सकते हैं जिसकी जानकारी हमको है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्लब करके इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में डाल देंगे, ताकि कोई व्यक्ति जब उस पर पेटेंट करवाने जाए तो हम क्लेम कर सकें कि ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, इसकी जानकारी तो पब्लिकली अवेलेबल है ना। तो उसी संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का भी जिक्र कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मेरी कोशिश डेली यही रहेगी कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसमें मेंस के क्वेश्चंस को भी मैं इंटीग्रेट करूं। और आपका क्या काम होना चाहिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मेंस के दिए जा रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर्स डेली। अगर आप इतना भी नहीं करते हो तब आप पिछड़ जाओगे उन बच्चों से जो डेली आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें। इसके साथ में जो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है वो ये रहेगी कि आप लोग हाइप ज़रूर करें, हाइप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ में ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप से, ठीक है। हमारी ऐप का नाम भी यही है जो हमारे चैनल का नाम है, सिविल सर्विसेज विद नीलेश। अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही करें और इस स्लाइड को कम से कम 2 बार पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।